वेलकम बैक फ्रेंड्स, सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज शुरू करने आ रहे हैं हम सी एंटर मई 22 क्रैश बैच के लिए क्लबिंग ऑफ इनकम, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इसको इंसर्ट किया जा सकता है, इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2-3 सेक्शन इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइए हम रिकैप करते हैं छोटा सा पार्ट क्लबिंग ऑफ इनकम। सबसे पहला शुरुआत होती है सेक्शन नंबर 60 से, जिसमें एक ट्रांसफरर अपनी असेट किसी और को देने की कोशिश कर रहा है। क्या ना, वो सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है अपनी इनकम को, डायरेक्टली इनकम ट्रांसफर हो रही है विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं लल्ला, ऐसा नहीं हो पाएगा। ट्रांसफरर अगर सीधे इनकम ट्रांसफर कर भी दे तो इनकम ट्रांसफरर में ही क्लब की जाएगी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। सेकंड सेक्शन 61 हमारे पास है कि यदि आपने अपनी असेट किसी और को दिया, रिवोकेबल ट्रांसफर के तौर पर दिया, नाम ही रिवोकेबल, इट मींस आप रिवोकेशन का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो कि जब इच्छा होगी तब आप या तो उसकी इनकम जो उस एसेट से डिराइव हो रही है, आप वो कभी भी अपने पास रीट्रांसफर करवा सकते हो, होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और असेट्स। या सेकंड पार्ट बोला गया, आप राइट टू रीअज्यूम पावर रख रहे हो अपने पास, कभी भी असेट या उसकी इनकम का पावर हमारे पास होगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दैट ट्रांसफरी ऑफ दैट बेनिफिशियरी। तो मालिक आपका ट्रांसफर का नेचर रिवोकेबल मान लिया जाएगा। ये दो अलग अलग बातें हैं, एक था रीअज्यूम पावर, एक था रीट्रांसफर ऑफ द इनकम और असेट। दोनों ही केस में नेचर ऑफ ट्रांसफर जो होगा वो रिवोकेबल होगा और वापस से इनकम क्लब हो जाएगी ट्रांसफरर में। सेकंड हमारे पास एक और पॉइंट है, वो है कि एक इंडिविजुअल का अगर अपनी स्पाउस की वो इनकम से रिलेटेड कोई पॉइंट आएगा तो सबसे पहला एग्जाम में जो हमको इंडिविजुअल के लिए देखना है वो 6412 हो क्या रहा है मालिक। एक इंडिविजुअल है मिस्टर राम, जिनका इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और इसी कंसर्न से उनके स्पाउस को मिलता है रेम्यूनरेशन। और दूसरी बात, विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब होता क्या है, क्लबिंग में मात्र आपको ये देखना रहता है कि क्लब होगा या नहीं होगा, लेकिन जब हम मार्किंग की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम मार्किंग की बात करते हैं ऐसे हमारे बहुत सारे मार्क्स काट लेता है। छोटा था क्वेश्चन क्लबिंग का, अगर 4 या 5 नंबर का आता है, हम 5 नंबर स्कोर नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि हम वर्किंग नोट्स गायब कर देते हैं, लैंग्वेज गायब कर देते हैं, अपने मन से लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इंपॉर्टेंट वर्ड छोड़ देते हैं, डू नॉट पजेस रिक्विजिट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, रिसीव्स पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, ये वर्ड हमको यूज करना आना चाहिए एग्जाम में। एन इंडिविजुअल वर्ड हम कभी भी यूज नहीं करते कि एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, एन इंडिविजुअल हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न, और उसी कंसर्न से उसकी स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो 3 कंडीशन बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन, एक इंडिविजुअल का यहाँ पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दूसरा उसी कंसर्न से उसकी स्पाउस को, ध्यान रखना सिंगल रिलेशनशिप है, एक सिर्फ ब्रदर नहीं, फादर नहीं, मदर नहीं, सन नहीं, फादर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पाउस है, आपको मिल रहा है वहां से रेम्यूनरेशन। प्रॉब्लम रेम्यूनरेशन मिलना भी नहीं है मालिक, तीसरी चीज प्रॉब्लम है वो है विदाउट एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यहां से फिर हम बोलेंगे कि स्पाउस को जो भी सैलरी या रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो क्लब हो जाएगा वापस से मिस्टर राम में। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दो तरह से देखा जाएगा, एक राम का खुद का, मान लो राम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इस तरह से देखना है, 10% होल्डिंग है उसके पास, लेकिन उसके रिलेटिव्स के पास 10% है, तो माना जाएगा राम के पास भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कवर। तो क्या मांगते हैं मालिक ये लोग, 3 बातें मांगते हैं। 6412 सेक्शन कोड करना जरूर है। इंडिविजुअल हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न, हिज और हर स्पाउस रिसीव्स रेम्यूनरेशन फ्रॉम दैट कंसर्न विदाउट एनी टेक्निकल रिक्विजिट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, देन द रेम्यूनरेशन, ये वर्किंग नोट एज इट इज जाना चाहिए बस, देन द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द स्पाउस विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट इंडिविजुअल। अगर आप इसको समझा पाए तो मार्क्स मिलेंगे, वरना मान के चलना जितने का भी क्वेश्चन है उसकी 50% तक हम रुक जाएंगे। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सेल्फ अलोंग विथ रिलेटिव्स, ये वर्ड चाहिए मालिक लैंग्वेज में, अलोंग विथ रिलेटिव्स आपको चेक करना है। रिलेटिव में कौन कौन आएगा हम जानते हैं, सबसे पहला हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, एनी लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। क्वेश्चन के रूप में आपको दिया गया, अगर कोई भी पेमेंट मिलता है, यही आपका वर्किंग नोट है दोस्तों, यही वर्किंग नोट की लैंग्वेज है। एनी पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ एनी सैलरी, फीस, कमीशन और अदर रेम्यूनरेशन वेदर इन कैश और इन काइंड, ये लैंग्वेज अगर हम यूज कर गए तो मजा 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 आ जाएगा। derived by a spouse from a concern in which the other spouse has substantial interest, it shall be clubbed in the hands of the spouse who has a substantial interest. This is your working note complete. एक्सेप्शन, अगर रेम्यूनरेशन ड्यू टू टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलता है तो मालिक ना 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 रे, अब क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि ये प्योरली इट इज अप्लीकेबल ड्यू टू हर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस। इनकम उसी स्पाउस की मानी जाएगी, मतलब राम की नहीं मानी जाएगी, उस स्पाउस में ही ली जाएगी। सेकंड केस कैसे देखेंगे हम एग्जाम में, हम 2 बातें देखेंगे। अगर दोनों की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुआ, दोनों को ही पेमेंट मिल रहा है,
और दोनों के पास भी क्वालिफिकेशन नहीं है। दोनों दोनों कौन है मालिक? ये है सर मिस्टर पपलू और ये है इनकी वाइफ मिसेस पिंकी। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक ही जगह से क्या मिल रहा है मालिक? दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एक ही कंसर्न में। ये कंसर्न है जहां पर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुआ तो क्या करेंगे? पपलू का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पिंकी का भी। सर देखना कैसे? लाइए देखते हैं, चेक करते हैं। सपोज अपने केस में लेते हैं मिस्टर पपलू और मिस पिंकी। अच्छा यहाँ राज और सिमरन लिखा है, राज सिमरन लेते हैं। राज का अगर सेल्फ का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 है, कि स्पाउस का 8 है, तो ध्यान रखना देखा जाए तो ये 8 करके 16 हो जाएगा। आप रिलेटिव्स की बात करें तो राज के लिए उसकी स्पाउस रिलेटिव है, सिमरन के लिए उसका हस्बैंड रिलेटिव है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया। ब्रदर का अगर परसेंटेज है 4 तो ये हो गया 20, फादर का परसेंटेज है 1 तो ये हो गया 1%, 21%। अगर वो बोले मिसेस सिमरन के फादर इन लॉ का परसेंटेज है तो भैया वो राज के फादर की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वापस से जरा पीछे जाइएगा जो मैंने बोला उस बात को समझने के लिए। तो मिसेस सिमरन के फादर इन लॉ मतलब राज के फादर की बात हो रही है मालिक, तो ये 21% हुआ। और इसी तरह अगर मिसेस सिमरन के फादर का 10% और होल्डिंग है तो टोटल हो गया हमारे पास 26%। इस तरह दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हम चेक कर सकते हैं। अगर दोनों के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, दोनों को ही पेमेंट आ रहा है और दोनों के पास ही क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या होगा? सर अगर इसके पास है तो इसका रेम्यूनरेशन इसमें और पिंकी का रेम्यूनरेशन भी पपलू में। अगर पिंकी के पास क्वालिफिकेशन होती तो हम बोलते पिंकी का रेम्यूनरेशन पिंकी में जाएगा और पपलू का भी इसमें। लेकिन हमारा केस थोड़ा सा अजीब है, जब दोनों के पास ही क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो फिर क्या करें? सर उनकी बाकी सारी इनकम जोड़ लो। ये पूरा रेम्यूनरेशन जो भी यहां मिल रहा है, ये वाला रेम्यूनरेशन ये उस स्पाउस के हैंड्स में क्लब होगा whose total income before including such remuneration, ये वर्ड चाहिए मालिक, is greater। और क्या हम ये हर साल चेक करेंगे? ना भाई ना। अगर एक बार इनकम इंक्लूड हो गई किसी एक स्पाउस में तो हर साल यही होगा, अनलेस एंड अनटिल असेसिंग ऑफिसर खुद ही ऑप्शन चेंज करने का मौका ना दे, अपॉर्चुनिटी ना दे। तो छोटा सा केस सेक्शन 64(1)(2) का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है वो है सेक्शन 64(1)(4), 64(1)(6), 64(1)(7), 64(1)(8)। कंक्लूजन चारों में सेम है। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम कुछ इस तरह का है कि ये है मिस्टर ए, इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने स्पाउस को कोई भी एसेट दी तो इनकम वापस स्पाउस की वापस से मिस्टर ए में ही क्लब होगी। तो ये था 64(1)(4), एनी इनकम विच अराइजेज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन वापस से 64(1)(4) देखो, एन इंडिविजुअल जो ट्रांसफर करता है अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। क्यों सर? क्योंकि ये तो डिम्ड ऑनर वाला केस हो गया। स्पाउस को ट्रांसफर करने वाला अगर हाउस प्रॉपर्टी का केस है तो सेक्शन 27 लगेगा। सेक्शन 64(1)(4) का आंसर मत लिख के आना। वर्किंग नोट में ध्यान रखना, क्लबिंग तो होगी, ऑनर ए को ही माना जाएगा लेकिन सेक्शन 27 लगेगा। सेक्शन 64(1)(4) जब लगा रहे हो तो ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई इनकम होनी चाहिए, जैसे कि शेयर्स हो सकती है, उस पे आने वाला डिविडेंड वापस से मिस्टर ए में ही क्लब होगा। तो पहला केस, ए ने अगर अपने स्पाउस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी एसेट दी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो वापस क्लबिंग किस में हो जाएगी? मिस्टर ए में ही हो जाएगी। सेकंड, अगर हम बात करें कि एक इंडिविजुअल अपनी एसेट ट्रांसफर करता है सन्स वाइफ को, ए ने अपने स्पाउस को नहीं दिया, अपनी सन्स वाइफ को दिया, तो भैया ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो इंडिविजुअल है ये ससुर है, फादर इन लॉ है, तो भैया ये गैप किस लिए है मालिक? भूल मत जाना, मदर इन लॉ भी आएगी। तो मदर इन लॉ कोई भी हो सकता है, ए या मिसेज है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों रिलेशन यहां आ रहा है, ये अपनी सन्स वाइफ को असेट देंगे तो वापस से इनकम क्लब होगी फादर इन लॉ या मदर इन लॉ में। थर्ड केस था मालिक कि ए ने डायरेक्टली अपने स्पाउस को नहीं दिया, इसकी जगह उसने पहले किसी एओपी या किसी और को दिया और उससे बोला कि आप मेरी स्पाउस को इनकम ट्रांसफर करो। तो टू द एक्सटेंड वर्ड मत भूलिएगा, अगर यहां 100 रुपए की इनकम है उसमें से 60 रुपीज ही ट्रांसफर हुए हैं तो स्पाउस की जो इनकम है वो ए में क्लब हो जाएगी। टू द एक्सटेंड वर्ड मत भूलना एग्जाम में। टू द एक्सटेंड सच इनकम इज यूज्ड बाय ट्रांसफरिंग फॉर इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। और यही केस वापस हम स्पाउस का सेम केस डायरेक्टली इनडायरेक्टली का लेंगे कि ए ने किसी और को ट्रांसफर किया ताकि उसकी सन्स वाइफ को बेनिफिट मिले। तो मालिक वापस टू द एक्सटेंड वर्ड ध्यान रखिएगा। लिखने के लिए बहुत सिंपल है, एक व्यक्ति अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहा है टू एनी पर्सन और एओपी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ, बोलो किसके लिए? सन्स वाइफ ऑफ द ट्रांसफरर। तो ये इसकी इनकम में आएगा, ट्रांसफरर की, ही इज द ट्रांसफरर, एक ही इनकम में वो क्लब होगा। 4 अलग अलग सेक्शन कोड करना जरूरी है हाँ मालिक, क्योंकि बहुत छोटा सा और इजी पार्ट है। सेक्शन 64(1)(4) स्पाउस, 64(1)(6) सन्स वाइफ डायरेक्ट, 1(7) एंड 1(8) इनडायरेक्ट ट्रांसफर। बोलिए मालिक। और इसी में हम क्रॉस ट्रांसफर की भी बात करेंगे कि एक्स ने अगर अपनी ब्रदर्स वाइफ को गिफ्ट किया और वाई ने
ब्रदर्स वाइफ मतलब वाई की वाइफ, और वाई ने एक्स के माइनर सन को गिफ्ट दिया, तो ध्यान रखना माइनर सन की इनकम एक्स में जाएगी और ब्रदर की वाइफ की इनकम वाई में जाएगी। एक्स और वाई अगर ब्रदर है और इस तरह का कोई क्रॉस ट्रांसफर करते हैं तो वापस से क्लबिंग प्रोविजन सेम केस में अलाउ होंगे, अप्लीकेबल होंगे। ये अभी और देखने वाले हैं दोस्तों। एक्सेप्शन क्या क्या है, कब कब क्लबिंग नहीं होगी। पहला केस बहुत सिंपल था, वैनिटीज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, और उनके बीच में लिव अपार्ट का एग्रीमेंट, मतलब यार वो अलग अलग हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, सैया जी ने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया, ऐसे वो उछल उछल के गा रही है अगर मिस्टर ए की वाइफ, तो समझ जाना एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में ये ऑर्डर से होता है, कोर्ट के या म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, इसमें कोई क्लबिंग नहीं होगी। थर्ड वन ध्यान रखिएगा, आफ्टर द डेथ कोई क्लबिंग नहीं होगी। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, जब आपने ये असेट ट्रांसफर की थी तब और जब ये इनकम अराइज हो रही है तब, दोनों मोमेंट पे इनकी ये रिलेशनशिप होना इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट है, बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द असेट एंड एट द अराइजिंग ऑफ द इनकम। कौन सी रिलेशनशिप सर, ये स्पाउस की और सन्स वाइफ की रिलेशनशिप असेट जब गई थी तब भी और जब इनकम अराइज हुई थी तब भी होना जरूरी है, तो फिर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा। एग्जाम्पल देखा था मालिक हमने क्लास में कि मान लो पपलू ने अपनी होने वाली वाइफ को, पिंकी को, फियांसे को जो है एक असेट गिफ्ट की। जिस दिन ये असेट गिफ्ट की थी उस दिन पिंकी वुड बी वाइफ थी, स्पाउस अभी कैटेगरी में नहीं ले पाएंगे। पिंकी को बाद में अगर इनकम आती भी है तो भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब असेट दी गई थी पिंकी एंड पपलू वे आर नॉट द हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, वी आर नॉट एग्जिस्टिंग इन दैट रिलेशनशिप। पपलू और पिंकी स्पाउस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट नहीं करते थे। नेक्स्ट मालिक ट्रांसफर्ड असेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस में क्या करोगे। सपोज मिस्टर पपलू ने या मिस्टर राज ने अपनी वाइफ सिमरन को जो 5 लाख रुपीस गिफ्ट करे, कैश गिफ्ट, इन्होंने उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा। बिजनेस में दो तरह से इन्वेस्ट होता है मालिक, या तो सेल्फ बिजनेस या फिर पार्टनरशिप फर्म, जहां पर ये पार्टनर थी। सेल्फ बिजनेस में करा मतलब क्या, सिमरन ने जो है ब्यूटी पार्लर खोला होगा, उसमें ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बात करेंगे अगर हम क्लबिंग की, तो मुद्दा आता है सर अगर ये एफडी हो जाती तो एफडी का इंटरेस्ट हम राज में क्लब कर देते, अगर ये शेयर्स में इन्वेस्ट हो जाता तो हम उसका डिविडेंड क्लब कर देते। लेकिन अब क्या क्लब करेंगे सर, बिजनेस से आता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की क्लबिंग होगी। कैसे होगी ध्यान से देखिए, अगर ये आपका फर्स्ट ईयर है, सिमरन का ये फर्स्ट ईयर है, तो ध्यान रखना जिस दिन बिजनेस ओपन हुआ वही आपका फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर भी हो जाता है। तो हम प्रोपोर्शनेट करते हैं, देखो क्लबिंग कैसे होगी। क्लबिंग इक्वल टू, फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल है, क्लबिंग कितनी होगी, टोटल नेट प्रॉफिट ले लो आप बिजनेस का सिमरन के, डिवाइडेड बाय क्या करना है, एज ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, एज ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। बोलो ये क्या होता है सर, प्रीवियस ईयर का पहला दिन, मतलब 1 अप्रैल ना। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर के दो अलग अलग कंसेप्ट है दोस्तों। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस आप बिल्कुल बोल सकते हो 1 अप्रैल 21 इज द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर कोई नया बिजनेस है तो जिस दिन वो ओपन हुआ, डे ऑन विच इट इज कमेंस्ड, वही आपका, याद कीजिए हमने बोला था एक बेसिक में एक बात पड़ी थी, प्रीवियस ईयर हर बार 12 महीने का नहीं होता, कभी कभी 12 महीने से कम का भी होता है। तो न्यू केस में, न्यू बिजनेस के केस में, डे ऑन विच द बिजनेस वाज कमेंस्ड दैट इज द फर्स्ट ईयर। तो हो सकता है ये बिजनेस कमेंस हुआ 10 अप्रैल को, दिस विल बी द फर्स्ट ईयर फॉर क्लबिंग पर्पसेस, है ना। ध्यान से देखें, आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेना है दोनों का, इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन इनटू, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है मालिक। एक हमको देना है ट्रांसफरर को, तो ट्रांसफरर का हिस्सा लिख लेना, और एक देना है ट्रांसफरी को, इसी प्रोपोर्शन में। तो कहने का मतलब क्या है सर, सुनो, 5 लाख रुपए किसने दिए, राज ने। सिमरन की खुद की कैपिटल थी मान लो 6 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट हुआ 11 लाख का या 11,000 का ले लो, नेट प्रॉफिट हुआ सपोज 22,000 का। मैं पेन चेंज कर देता हूं आपको समझाने के लिए। नेट प्रॉफिट है सपोज 22,000, टोटल नेट प्रॉफिट उस बिजनेस का, इसको डिवाइड करना है हमको ट्रांसफर और ट्रांसफरी में। तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन लो सर, अगर ये न्यू बिजनेस है तो राज की कैपिटल 5 लाख, सिमरन की कैपिटल 6 लाख, टोटल 11 लाख हुआ, तो 11 लाख से डिवाइड कर दो, 5 लाख रुपए का मल्टीप्लीकेशन और 6 लाख रुपए का मल्टीप्लीकेशन, ये जाएगा ट्रांसफरर में और इतना प्रॉफिट जाएगा ट्रांसफरी में। अच्छा सर अगर ऐसा हो जाए सपोज इसी क्वेश्चन में कि बिजनेस एग्जिस्टिंग था 1 अप्रैल 21 को, अगर राज ने इसको गिफ्ट करा 10 अप्रैल को, तो सर फिर इस साल क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के केस में, एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में ये फर्स्ट डे नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, अगले साल प्रीवियस ईयर 22-23 में आप इसकी क्लबिंग बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या अवेलेबल हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग रेशियो
डिवाइड करने के लिए अवेलेबल बिल्कुल होगा। बोलिए मालिक। तो छोटा सा केस हमको ध्यान रखना है। और अगर पार्टनरशिप फर्म को गया कंट्रीब्यूशन, तो सिमरन ने ये 5 लाख रुपए एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फर्म को दे दिए, जहां पे एक्स, वाई और सिमरन पार्टनर थे। तो सर फर्म से हमको 3 चीजें मिलती हैं मालिक। एक मिलता है प्रॉफिट जो कि एग्जम्प्ट है, तो ये क्लबिंग कर भी दोगे तो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक मिलता है इंटरेस्ट, तो सर इंटरेस्ट की क्लबिंग जरूर होगी। किस प्रपोर्शन में? इसी प्रपोर्शन में सर। यहाँ टोटल नेट प्रॉफिट की जगह मैं इंटरेस्ट लिख दूंगा। हाँ, और रेम्यूनरेशन जो होता है सर वो तो सिमरन की खुद की मेहनत का है सर, तो इसकी क्लबिंग मत करना, ये सिमरन में ही जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट क्लब होता है, ये बात ध्यान रखना। इन केस ऑफ फर्म रेशियो कौन सा होगा? आप जो भी इंटरेस्ट एंड नेट प्रॉफिट रखोगे डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज ऑन द फर्स्ट डे इनटू ट्रांसफरर्स कंट्रीब्यूशन एज ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे का ही आपको देखना है। अब फर्स्ट डे कैसे देखोगे? तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, एग्जिस्टिंग बिजनेस है क्या न्यू? एग्जिस्टिंग है, और 1 अप्रैल को ही अगर ये 5 लाख रुपए दिए होते तो हम इसमें भी प्रोपोर्शनेट करते। लेकिन 10 अप्रैल को अगर कंट्रीब्यूशन गया किसकी तरफ से? राज ने गिफ्ट करा 5 लाख कैश सिमरन को, लेकिन 10 अप्रैल को करा, तो सर इस साल मेरे पास ओपनिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं ये डिवाइड करना है एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के रेशियो से। तो 22,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 6 लाख, इस तरह से हमें डिवाइड कर पाएंगे। यहां जाएगा 10,000, यहां जाएगा 12,000। यह था एक छोटा सा क्वेश्चन। आपके मॉड्यूल में भी इस तरह का क्वेश्चन है, जिसमें अगर हस्बैंड ने वाइफ को कोई कैश गिफ्ट करा, अगर साल के बीच में किया तो ओपनिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो। अगर साल के बीच में ही बिजनेस ओपन हुआ है, उसी दिन गिफ्ट की डेट दे रखी है, तो जरूर 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 ट्रांसफर और ट्रांसफर में डिवाइड करना मत भूलिएगा। एज ऑन द फर्स्ट डे का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन क्लबिंग का जो हमारा फेवरेट है वो है माइनर चाइल्ड। मालिक माइनर चाइल्ड में सन भी आता है, डॉटर भी आता है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। 64(1) है, जरूर 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 कोट कीजिएगा। इनकम किस में जाएगी सर? पेरेंट्स में। कौन से पेरेंट में सर? जिसकी इनकम, टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग द माइनर्स इनकम, माइनर की इनकम को ऐड किए बिना जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है, ग्रेटर वर्ड लिख लेना, उसको आप क्लब करोगे। अगर दोनों की मैरिज ही नहीं हो तो सर जो उस बच्चे को मेंटेन करेगा उसमें क्लब करना। कोई एग्जम्पशन अवेलेबल है क्या सर क्लबिंग के बाद? यस, एग्जम्पशन अवेलेबल है ₹1500 या इनकम विच एवर इज लेस। तो सपोज आपने 3,000 रुपए अगर पेरेंट में क्लब करे, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 1500 या 3,000 विच एवर इज लेस। सर 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन है पर एनम। ध्यान रखना इसमें मैक्सिमम 2 चाइल्ड वाला कोई रूल नहीं है। अगर क्वेश्चन में 3 माइनर चाइल्ड हैं, तीनों पे आप एग्जम्पशन ले सकते हो। सेकंड केस, अगर इनकम ही 1200 है तो सर अपन फॉर्मूला लगाएंगे 1500 या 1200 विच एवर इज लेस। तो 1200 रुपए एग्जम्प्ट हो जाएंगे, तो क्लबिंग 0 होगी, यहाँ क्लबिंग 1500 होगी। सेक्शन जरूर कोड कीजिएगा मालिक, इसका सेक्शन 64(1)A और इसका सेक्शन कोड कर देना 1032। इसके मार्क्स मिलेंगे हमको। क्या कोई एक्सेप्शन है जब माइनर खुद लायबल होगा, पेरेंट में क्लबिंग नहीं होगी? यस, जब या तो आप माइनर चाइल्ड हो हु इज सफरिंग फ्रॉम एटीयू डिसेबिलिटी। ऐसा माइनर चाइल्ड जो एटीयू डिसेबिलिटी से सफर करता है, एटीयू सेक्शन डिडक्शन में हम पढ़ते हैं, तो फिर उसकी इनकम पेरेंट में क्लब नहीं करना। और अगर उसने मैनुअल वर्क या अपनी स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज नॉलेज को अप्लाई करके अगर ये इनकम गेन की, जैसे बच्चे ने डांस इंडिया डांस में डांस किया नागिन वाला और उसने ये इनाम जीता फर्स्ट प्राइज, तो मालिक ये उसकी खुद की इनकम है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ध्यान रखना, जो इनकम उसने अपने मैनुअल वर्क से कमाई वो तो क्लब नहीं होगी, वो तो उसी की मानी जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज आपने डीआईडी में जीता 1 लाख रुपया, तो बोलो ये 1 लाख किसका? सर ये माइनर की ही इनकम है। पापा के पास गए आप और आपने बोला पापा मैं इस 1 लाख का क्या करूं? पापा ने बोला एक काम करते हैं कि तू तो इसको एफडी करवा दे। एफडी करवा दी तो इंटरेस्ट आया मालिक 10,000 रुपए। क्या 10,000 भी माइनर की इनकम है? ना लल्ला ना, ये गलती मत करना, बस ये गुनाह मत करना। ये 10,000 रुपए पेरेंट में क्लब होंगे, क्योंकि इस एफडी की, ये जो उसने कमाया था उसकी जो एफडी हुई है, उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो उसमें उसका कोई टैलेंट नहीं है। तो ध्यान रखना यहां इनकम पर इनकम, देख लो आराम से, इनकम पर इनकम है, ये इनकम ऑन इनकम क्लब होगी वापस किसमें? पेरेंट में। नॉर्मली मेजर लोगों में इनकम पे इनकम क्लब नहीं की जाती, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली तो हम इनकम पे इनकम क्लब नहीं करते, लेकिन यहां इस केस में इनकम पे इनकम क्लब होगी। चाइल्ड में अडॉप्टेड चाइल्ड भी आएगा, स्टेप चाइल्ड भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन था क्या माइनर मैरिड डॉटर की इनकम क्लब होगी? यस, क्योंकि हमने टाइटल पढ़ा था वो था माइनर चाइल्ड, ना कि माइनर सन। तो अगर माइनर मैरिड डॉटर भी है तो उसकी इनकम जरूर क्लब होती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आपको याद होगा,
जो हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड में पढ़ा था सेक्शन 27 डिम्ड ऑनर के केस में, कि अगर माइनर मैरिड डॉटर को कोई हाउस प्रॉपर्टी गई तो उसकी इनकम पेरेंट में क्लब नहीं होगी, पेरेंट को डिम्ड ऑनर या फादर को डिम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा। बोलिए मालिक, ये अभी हमने लिखा, अगर माइनर ने जो इनकम डिराइव की अपनी स्किल से, अगर वो वापस इन्वेस्ट हो गई तो क्या वो इनकम क्लब होगी? हम बोलेंगे यस, इनकम पर इनकम तो क्लब होगी। दोनों पेरेंट्स डेथ हो जाए वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन एग्जाम में एक ये वाला वर्किंग नोट ध्यान रखिएगा, एक बार जिस पेरेंट में ऐड हो गई फर्स्ट टाइम, जिस भी पेरेंट में ऐड हो गई, जैसे फादर में या मदर में, जिस भी पेरेंट में ऐड हो गई हर साल उसी में ऐड होगी जब तक कि असेसिंग ऑफिसर ये ऑप्शन चेंज करने का मौका ना दे। इसीलिए आप एक वर्किंग नोट जरूर लिख के आना, जब भी माइनर का क्वेश्चन करो, आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में दिया है दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ क्लबिंग, ये वर्किंग नोट जरूर 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 लिख के आना दोस्तों, इसी के मार्क्स हैं, इसी के मार्क्स मिलेंगे आपको। दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ क्लबिंग, ये प्रूव करने के लिए कि अगर आपने आंसर में फादर में ऐड किया या मदर में, जिसमें भी ऐड किया, सपोज आपने फादर में बच्चे की इनकम को ऐड किया, तो आप ये जरूर लिखना कि दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ क्लबिंग, इसके बाद हर साल फादर में ही ऐड होता रहेगा, किसी और में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब मदर में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट आखिरी केस था हमारे पास सेक्शन 64(2) कि अगर आपने अपनी खुद की प्रॉपर्टी थ्रो कर दी एचयूएफ के अंदर। क्या मतलब सर? अगर आपके पास एक इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी थी उसकी खुद की, हिज ऑन प्रॉपर्टी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी, उस पे इनकम आ रही होगी, ऑब्वियसली उस इंडिविजुअल को इनकम बचाना था, टैक्स बचाना था, उसने वो एसेट एचयूएफ में ट्रांसफर कर दी, कन्वर्ट कर दी कि एग्रीमेंट के थ्रू कि मैं ये एसेट एचयूएफ को देता हूं, थ्रो कर दी अपनी प्रॉपर्टी, और सबसे बड़ी बात इसमें एचयूएफ से कोई कंसिडरेशन भी नहीं लिया। तो केस इतना सा है कि मिस्टर पपलू ने अपना खुद का प्रॉपर्टी एचयूएफ में कन्वर्ट करवा दिया या थ्रो करवा दिया, तो उस पर आने वाली इनकम वापस पपलू में ही क्लब होगी, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2। अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल कन्वर्ट करता है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, तो वापस से क्लबिंग इसी में करना। मान लो बाद में एचयूएफ में पार्टीशन हो गया, हाइला बंटवारा हो गया, और यह असेट उसकी स्पाउस को चली गई, किसकी? पपलू की, तो वापस से स्पाउस की इनकम पपलू में ही क्लब होगी। एज रिसीव्ड बाय द स्पाउस इट शैल बी डिम्ड टू द इनडायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द इंडिविजुअल्स स्पाउस। माना यही जाएगा जैसे कि इनडायरेक्टली उसने पपलू ने एचयूएफ को दी, एचयूएफ ने पपलू की ही स्पाउस को दिया, तो माना तो यही जाएगा कि ये इनकम वापस किस में क्लब हो? इनडायरेक्ट ट्रांसफर का केस लगाकर सब्सिक्वेंट टू पार्टीशन भी ये वापस से पपलू में ही ऐड होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। एक छोटी सी एक दो बातें और समझिएगा, अगर एक्स ने कैश दिया था वाई को, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, असेट का फॉर्म बदल सकता है, ये मेरा पहला वर्किंग नोट है, असेट का फॉर्म चेंज हो सकता है क्लबिंग के लिए। कैसे? आपने तो कैश दिया भाई अपनी वाइफ को, है ना, एक्स ने अपनी वाइफ वाई को कैश दिया, लेकिन उसने कन्वर्ट कर दिया एफडी में। कितना कैश था? सपोज 5 लाख, तो इस एफडी पे क्या आएगा सर? इंटरेस्ट। तो दूसरा मेरा वर्किंग नोट, दिस इज माय सेकंड वर्किंग नोट। पहला असेट का फॉर्म बदला, यस। मेरा दूसरा वर्किंग नोट बोलता है मालिक कि ये जो इनकम है ये क्लब होगी भले ही आपने असेट का फॉर्म चेंज कर दिया हो, ये पहला केस। तो ये इंटरेस्ट क्लब हो जाएगा किस में? एक्स में। मान लो ये बात लास्ट ईयर की थी और अब उस पे एफडी बढ़ के हो गई है 50,50,000 की, 10% इंटरेस्ट था पिछले साल का, एफडी बढ़ चुकी है, अब इंटरेस्ट आएगा मालिक कितना? 55,000 का। बताएं इसमें से एक्स के पास कितना क्लब होगा? तो ध्यान से देखिएगा, एक्स ने जो असेट दी थी उसकी इनकम क्लब होती है। एक्स ने असेट कितनी दी थी? 5 लाख। तो सर इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे, वापस से यहां पर आप 50,000 रुपीज को ही क्लब करोगे 10% को, और ये जो बैलेंस 5,000 है ये वाई की इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। मतलब सर मुद्दा क्या बना? ये जो इनकम थी इस पे फिर से इनकम आई है, तो हम तीसरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं यहां पर, इनकम पर इनकम क्लब नहीं होगी, इनकम ऑन इनकम नॉट टू बी क्लब्ड। इसको अच्छी भाषा में क्या बोलते हैं मालूम है? जो आपको वर्किंग नोट लिख के आना है, एनी एक्रीशन ऑफ इनकम। क्या वर्ड लिखना है? एनी एक्रीशन ऑफ इनकम इज नॉट टू बी क्लब। लेकिन सर माइनर में क्लब कर रहे थे, हाँ माइनर में अभी हम देख रहे थे कि इनकम पे इनकम हुई तो क्लब होगी, इनकम पर इनकम क्लब होगी पेरेंट में, अभी हमने जस्ट देखा। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। सर इस कैश का क्या करना है? मेरा फोर्थ वर्किंग नोट या फोर्थ कंसेप्ट, सर ये कैश जो है अगर उसकी वाइफ को मिला तो इसके ऊपर लग जाएगा 56/10। ओ माय गॉड, 56/10 लगेगा कैश पे। सर ये रिलेटिव है, इसीलिए क्या इस 50,000 पे वाइफ टैक्स देगी? नहीं सर, रिलेटिव से रिसीव्ड हुआ है वाई को, तो हम वाई के एंगल से देख रहे हैं,
तो रिसीव टू वाई रिलेटिव से है, इसीलिए टैक्सेबल नहीं होगा रिलेटिव से। जानते हैं आप 56 to 10 कल ही हमने पढ़ा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये इनकम जरूर क्लब होगी, गिफ्ट जरूर टैक्सेबल नहीं हो पाया। अगर ये शेयर्स थे तो ध्यान रखिएगा इस पे आने वाला डिविडेंड, अगर ये शेयर्स थे तो इस पे आने वाला कैपिटल गेन भी कैलकुलेट होगा। एक आखिरी कंसेप्ट, सर अगर गलती से मान लो इनकम की जगह लॉस आ गया तो क्या लॉस भी क्लब होगा? मेरा मालिक, बेसिक्स में एक लाइन हम पढ़ते हैं, द टर्म इनकम इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो। तो जैसे हम इनकम क्लब करते हैं वैसे ही अगर क्लबिंग में कोई लॉस हो गया तो सर वो भी क्लब होगा। आखिरी कंसेप्ट और क्या ले सकते हैं, सोचो सर, जब इनकम क्लबिंग की तरफ ले जाएंगे ना तो हेड कौन सा यूज करेंगे? विच हेड? क्या हर बार अदर सोर्सेज? ना 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 ना, गलत 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 भैया, ध्यान से सुने। हेड वही यूज होगा जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्लब कर रहे हैं तो इनकम टैक्स अपने रूल नहीं बदलेगा। अगर वो बिजनेस की इनकम है तो बिजनेस हेड लगेगा, कैपिटल गेन की इनकम है तो कैपिटल गेन हेड लगेगा। और ध्यान रखना, जब आप क्लबिंग कर दोगे किसी में तो उस हेड के सारी डिडक्शंस भी एक्स को अवेलेबल होगी। इस बात का विशेष 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 खास तौर पे ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6414 में मैंने ये सब बातें आपको सिखाई। लास्ट केस है मालिक हमारे पास, वो है क्रॉस ट्रांसफर, जो कि आईसीआई का पसंदीदा पार्ट है। क्रॉस ट्रांसफर कैसे कैसे देख सकते हैं, ध्यान से देखें। राम और लक्ष्मण ब्रदर्स हैं, ये इनकी स्पाउसेस हैं, वाइफ हैं। राम अगर डायरेक्ट सीता जी को देते गिफ्ट तो वापस से क्लबिंग प्रोविजन लग जाता। तो राम ने क्या करा, राम ने अपनी ब्रदर की वाइफ को दिया 5 लाख रुपया और लक्ष्मण ने अपनी भाभी को दिया 5 लाख रुपया। कोई सेक्शन अप्लाई हो रहा क्या? नहीं सर, सेक्शन था कि राम अगर अपने स्पाउस को दे, लक्ष्मण अगर अपने स्पाउस को दे तो 6414 लग सकता था। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो केस कुछ ऐसा लगेगा कि राम ने लक्ष्मण को दिया, उसने फिर सीता जी को गिफ्ट किया, और लक्ष्मण ने अपने बड़े भैया को दिया और फिर उसकी वाइफ को गया। तो गवर्नमेंट समझ गई कि एक तरह का ये क्या है, क्रॉस ट्रांसफर है, ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर में कवर होगा सेक्शन 64(1) में। किस में केस में लेना चाहोगे? इनडायरेक्ट ट्रांसफर सेक्शन 64(1)(7). क्रॉस ट्रांसफर के लिए बकायदा उन्होंने केस का नाम दिया, उस केस का नाम जरूर कोट करना है आपको, ध्यान रखिएगा। ध्यान से देखिएगा मॉड्यूल की लैंग्वेज को। सीआईटी वर्सेस केशव जी मोरारजी का केस जरूर 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 कोट करना है। और ये पूरा पैराग्राफ आना चाहिए, पूरा पैराग्राफ, अगर आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स चाहिए तो। कि अगर दो ट्रांजैक्शन इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, इस तरह से सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है कि सर्किशियस मेथड अडॉप्ट की गई ताकि टैक्स को इवेड किया जाए, तो भैया केशव जी मोरारजी के केस को आप रेफर करते हुए इस क्रॉस ट्रांसफर को टैक्सेबल जरूर कीजिएगा। इसी केस में एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर यहां पर 5 लाख था तो 5 लाख पे 10% का इंटरेस्ट आ रहा है, 50,000 हम दोनों में क्लब कर देंगे, डन। लेकिन ध्यान से सुनना, जब ऐसा ना हो तो ऐसा क्या होगा? देखो, लक्ष्मण ने इनको दिए 5 लाख रुपए या 6 लाख कर लेते, लेकिन राम ने दिए 5 लाख रुपए। हम बोल रहे हैं ये क्रॉस ट्रांसफर का केस है, सर्किशियस मेथड आपने अडॉप्ट की है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, समझो बात को। जब यहां से 5 लाख का हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आएगा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट का, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 45,000। लेकिन जब 6 लाख पे निकालेंगे तो वो आएगा 54,000। क्वेश्चन है क्लबिंग कितनी होगी? सर लक्ष्मण बोलेगा मैंने 6 लाख दिए, राम के इसमें इतना अमाउंट क्लब होना चाहिए 6 लाख से 54,000 का। 6 लाख से उल्टा लिख दिया मैंने, रुकना, 6 लाख से 6 लाख पे 54,000 और इस पे 45,000, कुल मिला के इनकम जो होगी 45 होगी। 45 हम लक्ष्मण में क्लब करेंगे, 54 हम राम में क्लब करेंगे। तो राम ऑब्जेक्ट करेगा, वो बोलेगा आपने माना है कि ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, ऐसा माना आपने क्रॉस ट्रांसफर। तो अमाउंट अलग अलग कैसे हो सकता है? टू द एक्सटेंट वर्ड हमने यूज किया था दोस्तों, टू द एक्सटेंट वर्ड यूज किया था। तो माना क्या जाएगा सर, यहां भी 45,000 की ही क्लबिंग होगी, बाकी की इनकम सीता जी की मान ली जाएगी। तो क्रॉस ट्रांसफर का एक ये केस हो सकता है, एक वो यहां पर इनको हटाकर माइनर चाइल्ड लिख सकते हैं कि राम के माइनर चाइल्ड को ये 6 लाख रुपए गए। तो ध्यान रखना इसमें 1500 रुपए की एग्जम्पशन देना मत भूलना क्लबिंग के बाद। अगर 3 बच्चों का क्वेश्चन है, आपको माइनर का क्वेश्चन अधिकतर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में, ध्यान रखना। क्रॉस ट्रांसफर एमसीक्यू में भी आ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना। केशव जी मोरारजी का केस मत भूलना, वो भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
3 इंडिपेंडेंट चाइल्ड है, उसमें बोल रहे हैं थर्ड चाइल्ड तो खुद की स्किल से कमा रहा है तो एग्जाम्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों चाइल्ड के ऊपर आप अलग अलग 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड के हिसाब से आप एग्जाम्शन दे सकते हो। तो एक छोटा सा रिकेप मालिक सिर्फ 30 मिनट का, इसको जरूर सुन लीजिएगा। हर तरह का एग्जाम का क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।